हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ सोल्यूशन 3 मार्क्स या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस कड़ी में बच्चों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पे पहुँच गए हैं। तो चलिए अल्टरनेटिंग करंट का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, A device X is connected across an AC source of voltage V is equal to V0 sin omega t. The current through the X is given as I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2. A. Identify the device X and write the expression for its reactance. B. Draw graph showing variation of voltage and current over one cycle of AC for X. C. How does the reactance of the device X vary with the frequency of AC? Show this variation graphically. D. Draw the phasor diagram for the device X. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जो कि कहीं अप्लाई किया गया और उसका वोल्टेज कैसे दिया है, V0 sin ओमेगा टी, या किसी इंस्टेंट टी का वोल्टेज दे दिया। कहा उस समय उस जो एक्स डिवाइस जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोड़ रखा है, उससे करंट जो फ्लो होती है वो क्या होती है, I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हमसे कह रहे हैं वो डिवाइस है क्या। बच्चों, आपको पता है कि जैसे एक ये वोल्टेज ग्राफ दिया है और एक ये करंट ग्राफ दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट जो है वो लीड कर रही है, कितना, पाई बाई 2 से। तो अगर करंट पाई बाई 2 से लीड करती है तो वो कौन सा सर्किट होता है, ठीक है। तो डिवाइस एक्स क्या होगी, ये होगी कैपेसिटर। क्या होगी, कैपेसिटर होगी, मतलब कैपेसिटेंस यहां पे लगा हुआ होगा, ठीक है। तो डिवाइस एक्स क्या हो गई बच्चों, कैपेसिटेंस हो गई। क्यों, क्योंकि ध्यान रखेंगे क्या कि जब कहीं केवल रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, तो वहां V और I सेम फेस में होते हैं। ये तो याद ही आप कर लीजिए। इसका मतलब इस समय अगर वोल्टेज का ग्राफ V0 sin ओमेगा टी है तो करंट का भी ग्राफ क्या हो जाता है, I0 sin ओमेगा टी। बट अगर कभी किसी सर्किट में केवल इंडक्टेंस लगा हो, तो इंडक्टर अगर लगा हो तो बच्चों V लीड करता है, किससे, करंट से, बाई फेस पाई बाई 2। तो अगर केवल इंडक्टर लगा होगा तो V लीड करता है। इसका मतलब उस समय वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, V0 sin ओमेगा टी, मतलब इक्वेशन हो जाती है पाई बाई 2 प्लस यहां आ जाता है, और करंट की इक्वेशन हो जाती है I0 sin ओमेगा टी। मतलब कुल मिला के अगर साइन में कर्व दिया है तो वोल्टेज का जो एंगल है जो साइन के साथ वो पाई बाई 2 ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद अगर केवल कैपेसिटर हो तो बच्चों ध्यान रखना I लीड करता है, किससे, वोल्टेज से। कितने फेस से, तो विद फेस पाई बाई 2। तो इस केस में जब I लीड करता है तो I में साइन वाला एंगल ज्यादा हो जाता है, मतलब V बराबर अगर है V0 sin ओमेगा टी तो I बराबर हो जाता है I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब अगर साइन का कर्व दिया है तो जिसका एंगल बड़ा होता है वो चीज लीड करती है, जितने एंगल से बड़ा होता है उतने एंगल से लीड करती है। मैंने आपको पहले भी समझा रखा थ्योरी में। तो बच्चों, ये बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लीड और लैग्स का काम क्या है। तो जो चीज लीड करती है V और I में से, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू को पहले गेन करती है पॉजिटिव y एक्सिस में, ठीक है। तो जो चीज लीड करती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करती है, पहले गेन करती है, और जो लैग्स करती है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को यानी कि पीक वैल्यू को बाद में गेन करती है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे चूंकि जैसा इक्वेशन दी थी उससे हमको पता चला कि करंट में क्या है, करंट यहाँ पे लीड करेगी, कितने एंगल से लीड करेगी, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से अगर लीड करती है करंट तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका वाले सर्किट का रिएक्टेंस किससे लिखते हैं, XC से लिखते हैं। इसको XC को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो XC बराबर हो जाती है 1/ω/c, या XC बराबर लिख सकते हो 1/ω की वैल्यू क्या होती है 2πf, तो 1/2πfc। यहाँ पे क्या किया गया, ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट कर दी गई, तो ये XC हो जाता है। ये रिएक्टेंस का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, कह रहे वेरिएशन ऑफ V एंड I, ठीक है, विद टाइम t। तो वेरिएशन हमको दिखाना है V और I का विद टाइम t। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों आप ओमेगा टी की वैल्यू अलग अलग चूज कीजिए, उसके लिए करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कीजिए, तब आप इसका वेरिएशन आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 0 क्या आएगा। t इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रख दोगे तो इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा और चेंज कर लो तो क्या लिख सकते हो, पहले देख लो। इसको लिख सकते हैं V0 साइन 2π/T इंटू स्मॉल t, ये लिख सकते हैं। और करंट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं I0 साइन 2π/T। ओमेगा की वैल्यू रख रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πf भी होती है या 2π/T भी होती है, t टाइम पीरियड है, ठीक है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जब रेसिप्रोकल करते हो तो टाइम पीरियड मिलता है प्लस π/2, ये कुछ ऐसा है। अच्छा, इसको हम चाहें तो साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इक्वल टू I0 कॉस 2π/T इंटू स्मॉल t, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम आपको वेरिएशन दिखाते हैं। पहले स्मॉल t की वैल्यू 0 रखेंगे, तब जब 0 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या बनेगी जरा बताओ मुझे। v की वैल्यू बनेगी V0 साइन ओमेगा यानी कि 2π/T इंटू 0, तो यानी कि हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर आप करंट निकालते हैं तो I क्या निकलेगी भाई, इस समय I क्या निकलेगी सोचो, तो ये निकलेगी I0 कॉस 2π/T इंटू स्मॉल t, स्मॉल t की वैल्यू 0 रख दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 बन जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा I0। इसका मतलब t बराबर 0 पर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, लेकिन उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब हम स्मॉल t की कुछ और वैल्यू पुट करेंगे और I और V की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम पुट करते हैं स्मॉल t इक्वल टू T/4। अब सोचिए जब T/4 यहाँ रखोगे इस वोल्टेज की इक्वेशन में तो वोल्टेज क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा V0 साइन 2π/T इंटू T/4, इससे इसको काटोगे ए से कटेगा 2 टाइम, यानी कि V बराबर आ जाएगा V0 साइन π/2, ठीक है। तो V की वैल्यू उस समय कितनी आएगी बच्चों, V की वैल्यू साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा V0, मतलब उस समय वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। और इस समय बच्चों करंट क्या होगी जरा बताओ मुझे, I क्या होगा, तो यहां भी रखेंगे भाई वैल्यू, तो I0 cos 2π/T T/4, फिर वही बात है T से T कटेगा, 2 से 4 को डिवाइड करो तो ये π/2 यहाँ भी बचेगा, जैसे वहां बचा था वैसे यहाँ π/2 बचेगा। तो I इक्वल टू बन गया हमारे पास क्या 0, तो इस समय करंट क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब T/4 टाइम पे वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को पा जाएगा, उस समय करंट की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम स्मॉल t बराबर T/2 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे T/2 पे। जब T/2 यहां रखोगे वोल्टेज में तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा V बराबर V0 साइन 2π/T इंटू T/2, तो बच्चे T कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा V बराबर V0 साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, इसीलिए ये टर्म तो क्या हो गया 0 हो गया, मतलब वोल्टेज फिर से 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब वोल्टेज अब 0 हो गया तो इस समय करंट क्या होगी सोचो, तो I बराबर क्या मिलेगा, I की इक्वेशन वैल्यू रख दो, स्मॉल t जगह T/2, फिर वही बात T से T कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बचेगा ये cos पाई, तो ये बचा I0 cos पाई, ठीक है। अगर बात करें तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1,
इसका मतलब इस समय जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, -I0 होगी। क्यों, क्योंकि -1 हो गया ना, तो ये I0 हो गई, वो भी कैसी, माइनस की। अब समझो बच्चों, फिर हम बात करते हैं स्मॉल t = 3t/4 पर। तो क्या आएगा बच्चों, जब 3t/4 टाइम रखोगे तो वोल्टेज कितना निकलेगा सोचो, तो निकलेगा V0 साइन, यहां पे देखो 3t/4 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 2π/t इंटू 3t/4, t से t कैंसिल, इससे इसको काटोगे 2 टाइम्स, तो v बराबर आएगा V0 साइन 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। क्या होती है, -1। क्यों, क्योंकि पाई प्लस π/2 बनेगा, और साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन π/2 आ जाएगा, इसलिए क्या बनेगा, -1 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का V0। इस समय v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -V0 आ जाएगी। अब हम इस समय करंट फाइंड करते हैं बच्चों, इसको हटा दें, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा आपके काम आएगी, इसको हटा दें। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं, करंट में रखते हैं 3t/4, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा I = I0 cos, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखने पर क्या मिला था, 3π/2, यहाँ भी मिलेगा 3π/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों, cos पाई प्लस π/2 होगा तो cos π/2 बचेगा, यानी कि cos 90 यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब वोल्टेज माइनस में मैक्सिमम है तो करंट फिर क्या हो गई, 0 हो गई। फिर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि जैसे फॉर टाइम स्मॉल t बराबर t, क्योंकि एक पूरी साइकिल के लिए हमको यहाँ पे ग्राफ शो करना है। जब स्मॉल t को t के बराबर रख लेंगे तो उस समय क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा, ये आएगा V0 साइन 2π/t इंटू t, कट जाएगा, तो v बराबर आएगा V0 साइन 2π, यानी कि वोल्टेज इस समय क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर इस समय आप करंट की वैल्यू बात करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, करंट का ये है, इसमें वैल्यू रखो, स्मॉल t की जगह कैपिटल T, तो t कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा I0 cos 2π, यानी कि I बराबर यहां से आ जाएगा cos 2π की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी तुम्हारे पास 1 होती है, यानी कि I बराबर हो जाएगा I0, यानी कि पीक वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम हो जाएगी करंट उसमें। अब बच्चों वोल्टेज और करंट का हमको वेरिएशन दिखाना है विद टाइम t, तो पहले हम वोल्टेज का वेरिएशन दिखाते हैं। पहले तो हम बच्चों एक एक्सिस ऐसे बना लेंगे, ऐसे, इस एक्सिस पे हम टाइम को दिखाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज देखिए t बराबर 0 पे वोल्टेज कितना है, 0 है, मतलब यहां पे होगा t बराबर 0, तो यहां पर वोल्टेज भी 0 है। फिर t/4 पे वोल्टेज कितना है, V0, तो बच्चों V0 हो जाएगा ऐसे मैक्सिमम, फिर 0 होगा आगे चल के, फिर अपोजिट मैक्सिमम, फिर 0। यहां पे बच्चों t बराबर क्या है बच्चों, 0 है। यहां पे t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t/4 है। यहां पर t की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो दोबारा 0 का वोल्टेज मिला, ये देखो t/2 पे वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, ये t/2 पे मिला। फिर आपको कहाँ मिला, 3t/4 पे क्या मिला, माइनस का वोल्टेज मैक्सिमम मिला, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टाइम की, 3t/4। और उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, t पर फिर क्या मिल गया, 0 मिल गया, कैपिटल T पे वोल्टेज 0 मिल गया। तो ये बच्चों ग्राफ किसका हो गया, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब हम करंट की बात करते हैं। करंट का ग्राफ देखिए, जब t बराबर 0 रखा था, ठीक है, उस समय करंट क्या थी, मैक्सिमम थी, मतलब करंट का ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। देखिए t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम, t/4 पे देखो करंट क्या हुई है, 0 हुई, बहुत बढ़िया। t/2 पे करंट क्या हुई बच्चों, मैक्सिमम हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। फिर 3t/4 पे करंट कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई, बहुत सही। फिर t पर कैपिटल T पे मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे करंट कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये हो गई। ये बच्चों प्लस का I0 हुआ, यहां पे माइनस का I0 हुआ। जबकि अगर वोल्टेज में बात करो, यहां प्लस का V0 होगा, यहां पे माइनस का V0 होगा। तो ये वोल्टेज और करंट का वेरिएशन हो गया एक साइकिल के लिए।
यहां से आता कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ऐसा हो गया। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हम करें वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या आया है, XC आया है। ये कितना आया 1/2 पाई FC। तो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कैसे मिलेगा जरा समझो। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये जो बची हुई जगह है इतने में हम कर देते हैं। ठीक है, C पार्ट करने जा रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ XC विद F, तो XC बराबर क्या आया 1/2 पाई FC। यही तो आया फार्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या आता है 1/2 पाई FC, यानी कि XC डिपेंड्स ऑन 1/F। मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका अगर ग्राफ खींचना चाहे बच्चों तो कैसे बनेगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा। कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब XC इंटू F बराबर निकालोगे तो 1/2 पाई C यानी कि कॉन्स्टेंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां हो रहा है XC इंटू F बराबर कॉन्स्टेंट। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनता है, XC और F का ग्राफ इस टाइप। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो XC और F का वेरिएशन हो गया। इसके बाद डी पार्ट की बात करते हैं। हमसे कह रहे फेजर डायग्राम, डी में क्या कह रहे हैं, फेजर डायग्राम। इसके लिए क्या होगा, फेजर डायग्राम मतलब वोल्टेज और करंट को वेक्टर में शो करना है एंगल के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए बच्चों, एक ऐसे सीधी लाइन बना लिया करो। अब फेजर डायग्राम में सबसे पहले वोल्टेज के लिए देखो, तो वोल्टेज स्मॉल टी टाइम पे कितना है, V है। उस समय उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो यहां से ओमेगा टी एंगल पर वोल्टेज बना देंगे। ठीक है, करंट कितना है बच्चों, ये है ओमेगा टी प्लस π/2 एंगल पर। तो करंट किस में बनेगा, ओमेगा टी प्लस π/2। तो 90 डिग्री और इधर चले जाओ, मतलब ऐसा कुछ, ये I बन जाएगा। कितने एंगल बना ये, तो ये करंट का हो गया। ठीक है, तो करंट हो गया, ये π/2 हो गया, यानी कि ये टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये फेजर डायग्राम हो गया वोल्टेज और करंट का। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फिगर शोज अ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। A, find the capacitance of the capacitor. B, an ideal inductor has same reactance at 100 Hz frequency as the capacitor has at the same frequency. Find the value of inductance of the inductor. C, draw the graph showing the variation of the reactance of this inductor with frequency. Okay, तो बच्चों देखिए, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी, इसका वेरिएशन दिखाया गया है। तो बच्चों ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं ये XC बना हुआ है और ये F है, फ्रीक्वेंसी है। हमसे पूछा गया बच्चों कि सबसे पहले हमको C यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है। ठीक है, तो देखिए ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता चल जाए, XC पता चल जाए और F पता चल जाए। देखिए यहां पे मिल रहा है, यहां पे हम बता सकते हैं। यहां फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए 100, यहां पर XC कितना है 6। तो इसी पॉइंट को हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जब XC की वैल्यू 6 ओम है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 100 हर्ट्ज है। इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। XC इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC, मतलब C इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई FXC। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C की वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू बच्चों 100 और XC कितना है यहाँ पे देखिए 6 ओम, तो 6। तो जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ आंसर मिलेगा 2.65 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि हम लिख सकते हैं 265 इंटू 10⁻⁻6
फैरेड, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं 265 माइक्रो फैरेड। सो द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी 265 माइक्रो फैरेड। ये हमारा एक आंसर आ गया। फिर बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, बी पार्ट हमको सॉल्व करना। कह रहे हैं वो एल की वैल्यू बताइए 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जिसके लिए एक्सी की वैल्यू, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, 100 हर्ट्ज के बराबर हो जाए, एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाए। मतलब यहां से हम एक्सएल निकाल सकते हैं। भाई 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 6, तो यही तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सएल बराबर एक्सी है और एक्सी हमको मिल गया 6, यानी कि एक्सएल हमें निकल आया 6 ओम। ठीक है, वो भी कब निकला बच्चों, ये 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे है, 100 हर्ट्ज पे। हमसे बोल रहे हैं कि इस समय उसका इंडक्टेंस कितना होगा, एल क्या होगा। तो भाई एक्सएल और एल में क्या रिलेशन होता है, एक्सएल बराबर होता है बच्चों 2 पाई एफएल। तो यहां से बच्चों एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकलेगी, एक्सएल अपान 2 पाई एफ। एल बराबर एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू 6, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एफ की वैल्यू बच्चों 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्सएल की वैल्यू मिलेगी 9.55 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। क्या मिलेगी, 9.55 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की वैल्यू 9.55 मिली हेनरी, ये भी लिख सकते हैं mH। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जिस समय 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर थे तो उस समय उसमें उसका इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 9.55 mH। थर्ड ग्राफ क्या कह रहे हैं बच्चों, थर्ड में कह रहे हैं कि ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद एफ। इस समय जो ये तुम्हारा एल आया था, जो इसका एक्सएल आया है, उसका एफ के साथ कैसा ग्राफ बनेगा। तो भाई एक्सएल और एफ का रिलेशन कैसा होता है, देखो एक्सएल एफ का रिलेशन होता है एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। मतलब y बराबर कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स की तरह है क्या, y बराबर mx टाइप का रिलेशन है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सी पॉइंट में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, एक्सएल और एल का ग्राफ। तो y बराबर mx जैसे होता था तो स्ट्रेट लाइन बनता था ना ओरिजिन से जाते हुए, वैसे ही एक्सएल और एल का ग्राफ क्या बनेगा, इधर क्या आया f। कैसा ग्राफ मिलेगा बच्चों, यहां से देखते हैं। तो एक्सएल बराबर क्या पड़ा था, 2 पाई एफ एल। तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्सएल बराबर 2 पाई एल इंटू एफ। मतलब y बराबर mx की तरह का ग्राफ हो गया। जब ये ग्राफ होता है तो क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था y बराबर mx में। तो वैसे ही एक्सएल और एफ का ग्राफ भी क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो एक्सएल और एफ का ग्राफ कुछ इस तरह से बच जाएगा। तो ये हो गए हमारे तीनों आंसर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो आर 2 इलेक्ट्रिक सर्किट ए एंड बी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बी टू द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ए। तो देखिए बच्चों, ये दो सर्किट हमको दिए हैं, एक ये एलआर सर्किट दिया है, एक एलसीआर सर्किट दिया है। हमसे कह रहे हैं ये बी वाले सर्किट का जो पावर फैक्टर आएगा और ए वाले सर्किट का जो पावर फैक्टर आएगा, इसका हमको रेशियो बताना है। बच्चों आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला कैसे आता है, जब हम पावर निकालते हैं किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की, तो सर्किट की पावर का फार्मूला होता है P = VRMS IRMS इंटू cos फाई। यहां पर जो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इंटू cos फाई। यहां पर बच्चों cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, और cos फाई का फार्मूला जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है R/Z। क्या आता है, R/Z, जहां पर R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और Z होता है बच्चों इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। Z क्या होता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे जैसे इसमें निकालना है तो R तो देखिए दिख रहा है, मेन इसका इंपीडेंस निकालना होगा। तो ए वाले सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा, सोचो ZA। तो ये होता है, ये एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट का इंपीडेंस होता है R² प्लस XL²। तो ZA निकाल देते हैं, तो रूट में आएगा R² प्लस XL। XL की वैल्यू क्या है,
3r है तो 3r का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि ZA की वैल्यू आ जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, या ZA हमारे पास आ गया रूट में 10 इंटू r, ये ZA आ गया। ठीक है, इम्पिडेंस इन ए वाले सर्किट का इम्पिडेंस आ गया। क्यों? क्योंकि कॉस फाई निकालना है तो Z की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए निकाल रहे हैं। अब B वाले का भी इम्पिडेंस इसी समय निकाल लेते हैं, ZB। तो बच्चों B वाले सर्किट का इम्पिडेंस कितना होगा? सोचो, ये LCR सर्किट है। LCR सर्किट के इम्पिडेंस का फार्मूला क्या होता है? ये होता है रूट में r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ZB की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में r स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस XL माइनस XC। XL की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ देखो 3r माइनस XC, XC कितना है बच्चों? r, अब पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर, यानी कि ZB की वैल्यू आ जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, यानी कि ZB की वैल्यू आ गई रूट में 5r स्क्वायर। ठीक है, या इसका अगर आप रूट लेंगे तो ZB की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 इंटू r, ये ZB आ गया। हमको तो भाई पावर फैक्टर चाहिए, पहले B वाले सर्किट का फिर A वाले सर्किट का। तो cos फाई B, तो B वाले सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है तो भाई R B का लेंगे, तो B में R कितना है? R ये रेजिस्टेंस R है, बहुत बढ़िया, अपान में Z किसका लेंगे? B का, यानी कि cos फाई B की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बच्चों R अपान ZB। तो ZB की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है हमारे पास रूट 5r, तो रूट 5, ठीक है, इंटू r, मतलब 1 अपान रूट 5 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई? 1 अपान रूट 5। तो cos 5b हो गया 1 अपान रूट 5, क्योंकि r कट गए ना, इसलिए आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही पावर फैक्टर ऑफ A सर्किट निकालो, cos 5a, तो ये क्या आएगा? R यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस, ठीक है, R ये अपान इसका Z, यानी कि Z ऑफ A। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, R अपान ZA की वैल्यू क्या है? देखो रूट 10 इंटू R। ठीक है, तो cos फाई A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ये आ जाएगी बच्चों, R कट गया, 1 अपान रूट 10, क्या आ गया यहाँ से? 1 अपान रूट 10। ये हमारे पास cos फाई A आ गया। हमको रेशियो चाहिए था, यानी कि हमको चाहिए cos फाई B अपान cos फाई A। ये कितना आएगा बच्चों? cos फाई B कितना है? देखिए 1 अपान रूट 5, अपान में आएगा 1 अपान रूट 10, तो रेसिप्रोकल होगा, रूट 10 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? cos फाई B अपान cos फाई A। ठीक है, ये 20 मान है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा रूट का 2। इसका मतलब cos फाई B अपान cos फाई A क्या होगा? रूट 2 होगा। मतलब B और A सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? रूट 2 होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।